हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का। तो सेट 2 है, 5812 कोड है। तो जिन बच्चों का कोड 581 है, सेट कोई भी हो 1 2 3, आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। तो कमेंट कीजिए कैसा गया एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स का सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2025। तो इसका सोल्यूशन करेंगे अभी हम। तो अदर कोड्स के सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये इसके सेक्शन ए के क्वेश्चंस देखेंगे सबसे पहले हम। तो सेक्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी वालों को भी बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट है कॉलम 1 कॉलम 2 में आपको करेक्ट पेयर चूज़ करना था, कौन सा पेयर करेक्ट है। यानी कि ये 4 ऑप्शन में से एक ही करेक्ट पेयर होगा, उसमें से आपको चूज़ करना है कौन सा करेक्ट है। तो नॉन टैक्स रिवेन्यू में आपको बोला है जीएसटी। जीएसटी तो आपका टैक्स रिवेन्यू है, तो ये तो इनकरेक्ट है ना। इनडायरेक्ट टैक्स, फ्री राइडर, ये भी इनकरेक्ट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, बोरोइंग, नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो तो जब आप पेमेंट करोगे ना, लोन की पेमेंट करोगे तो एक्सपेंडिचर जो होगा। बोरोइंग तो आपने लिया है तो ये रिसिप्ट है, तो यानी ये सी बी वाला इनकरेक्ट है ना। डी देखो, प्राइवेट गुड राइवलर्स नेचर के होते हैं, प्रतिद्वंदी होते हैं, यानी कि यस प्राइवेट गुड राइवलर्स और एक्सक्लूडेबल दोनों होते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग मैंने आपको इससे प्रीवियस सेट में भी बताया था। देखो जो नॉन राइवलर्स होते हैं वो आपके पब्लिक गुड होते हैं। पब्लिक गुड जो होते हैं, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के काम आएगा। पब्लिक गुड जो होते हैं वो नॉन राइवलर्स और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, ठीक है। पब्लिक गुड तो जो नॉन राइवलर्स का मतलब एक पर्सन कंजप्शन करेगा तो वो दूसरे की एबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, यानी एक का कंजप्शन दूसरे पे अफेक्ट नहीं डालेगा। बट अगर प्राइवेट गुड की बात करें तो वो अफेक्ट करता है, तो वो राइवलर्स होता है। पब्लिक गुड नॉन राइवलर्स नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, बट जो प्राइवेट गुड्स होते हैं वो राइवलर्स नेचर के भी होंगे और एक्सक्लूडेबल भी होंगे, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, प्राइवेट गुड कैसे नेचर के होते हैं, राइवलरस। अगर पब्लिक होता तो वो नॉन राइवलरस होता, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट पेयर है डी डी का फोर्थ, तो इसलिए करेक्ट पेयर ही आपको चूज करना था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 का आंसर सेक्शन ए का डी वाला करेक्ट पेयर है, डी प्राइवेट गुड राइवलरस। तो ये आपका डी ऑप्शन में है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। इफ अ कंट्री एक्सपोर्ट गुड वर्थ ऑफ 600 करोड़ एंड इम्पोर्ट गुड वर्थ ऑफ 450 करोड़, वैल्यू ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालना था। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है ना, वो विजिबल आइटम से निकलता है। विजिबल मतलब गुड्स से, है ना, इनविजिबल नहीं लेते उसमें। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला आपको पता होगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स लेना, मतलब जस्ट एक्सपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट तो सर्विसेज का भी हो सकता है। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड, क्योंकि जस्ट ये विजिबल आइटम से बनता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड और इम्पोर्ट ऑफ गुड आपको डायरेक्ट गिवन है क्वेश्चन में। एक्सपोर्ट 600 है, इम्पोर्ट ऑफ गुड 450 है, आप माइनस कर दो तो 150। अब क्योंकि एक्सपोर्ट आपका ज़्यादा है ना, तो एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा है तो सरप्लस में आएगा, ठीक है। तो 150 सरप्लस आएगा। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। किस किस बच्चे ने ऑप्शन बी पे टिक किया है उनका बिल्कुल ठीक है, सरप्लस 150 इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कमर्शियल बैंक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कमर्शियल बैंक के कंटेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक लेते हैं वो लाइबिलिटी होती है, उन्हें पे करना होता है ना। जो पब्लिक से वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं उनको वो पे भी तो करते हैं बाद में विद इंटरेस्ट किसी किसी केस में। तो यस, ये लाइबिलिटी है उनके लिए, ये तो करेक्ट है। दे आर क्रिएटर ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, यस, क्रेडिट क्रिएट भी कौन करता है, कमर्शियल बैंक करते हैं ना, तो ये भी करेक्ट है। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक, ये इसका फंक्शन भी है कमर्शियल बैंक का कि वो जनरल पब्लिक से क्या करते हैं, डिपॉजिट्स लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो तीनों ठीक है। लास्ट वाला देखिए, तो दे एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई, आरबीआई के बिहाफ पे एक्सेप्ट करते डिपॉजिट, नहीं, तो ये गलत है फोर्थ वाला। तो आपको करेक्ट वाले पूछे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी, तो ये आपका ए ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन थर्ड का आंसर है। कमेंट कीजिए किस किस बच्चे ने ए ऑप्शन पे टिक किया है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है आपका वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी की वैल्यू 0.8 है एंड नेशनल इनकम वाई आपको 4000 करोड़ दिया है, वैल्यू ऑफ सेविंग निकालनी थी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। एपीसी आपको गिवन है, एपीसी कितना दिया है 0.8। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन वाई, वाई मतलब इनकम है ना। तो y तो आपको गिवन है 4000, सी आप निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी वन यहाँ पे 1 लिख दो नीचे, तो c इंटू 1 सी हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई करो तो 4 8 जा 32, 3 जीरो थी बट एक के बाद डेसिमल था तो 2 जीरो लगेगी 3200। अब सेविंग निकालनी है तो इनकम में से कंजप्शन माइनस करो तो 4000 माइनस 3200, 800 आंसर है। ऑप्शन डी किस किस बच्चे ने लिखा है, बिल्कुल ठीक आंसर है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो अदर कोड्स के सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे एंड अदर सेट्स के भी, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को शेयर भी कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो इसका कंप्लीट सोल्यूशन अगर आप चाहते हो। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, एजर्शन रीजन है। एजर्शन है पब्लिक गुड्स दोज गुड्स दैट आर कलेक्टिवली कंज्यूम बाय द पब्लिक। पब्लिक गुड वो गुड है जो पब्लिक कंज्यूम करती है इकट्ठा। यस बिल्कुल ठीक है, पब्लिक गुड का पब्लिक ही तो कंज्यूम करेगी, है ना। तो ये आपका करेक्ट है। रीज़न है पब्लिक गुड एक्सक्लूडेबल और राइवलर्स होते हैं। अभी मैंने बताया आपको पब्लिक गुड जो होते हैं वो एक्सक्लूडेबल नहीं होते, वो नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरस होते हैं। अगर यहाँ प्राइवेट गुड होता तब वो ठीक, प्राइवेट गुड के कॉन्टेक्स्ट में ठीक है एक्सक्लूडेबल और राइवलरस, बट पब्लिक गुड जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, पब्लिक गुड जो होते हैं पब्लिक गुड नॉन राइवलरस, इसका मीनिंग भी मैंने बता दिया। और नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब होता है इनको एक यूज़र अगर इनको कंज्यूम कर रहा है, बेनिफिट कर रहा है, तो दूसरे को भी हम इससे एक्सक्लूड नहीं कर सकते, दूसरा भी उसी गुड को कंज्यूम भी कर सकता है और बेनिफिट भी ले सकता है। तो ये इम्पॉसिबल है एक यूज़र के लिए कि उनको कंजप्शन या बेनिफिट लेने से रोका जा सके, तो ये नॉन एक्सक्लूडेबल है, ठीक है, नॉन राइवलरस है, यानी कि इनको हम इम्पॉसिबल है ये काम करना इनके साथ। तो पब्लिक गुड नॉन राइवलरस और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, तो इसलिए रीज़न गलत है आपका। तो एजर्शन तो सही है बट रीज़न गलत है, एजर्शन सही रीज़न गलत, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी इसका आंसर है, फिफ्थ का आंसर ऑप्शन सी। किस किस बच्चे ने टिक किया है, बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो वीडियो को शेयर कर देना एंड लाइक भी कर देना, 1000 लाइक जल्दी जल्दी कर देना ताकि इसकी कंप्लीट न्यूमेरिकल पोर्शन भी हम कर सके। सिक्स क्वेश्चन देखो, सपोज द सेविंग कर्व ऑफ एन इकोनॉमी मेक एन इंटरसेप्ट एट ए नेगेटिव वैल्यू ऑफ 50 करोड़। इकोनॉमी में 20% इंक्रीज इन इनकम सेव्ड है, यानी कि 20% इंक्रीज इन इनकम सेव है। तो इंक्रीज इन इनकम 20% का मतलब सेव, यानी कि सेव का मतलब आपको MPS गिवन है क्वेश्चन में। इंक्रीज का मतलब कोई भी चीज़ चेंज है, इंक्रीज डिक्रीज यानी वो चेंज होता है, मार्जिनल होता है ना। तो आपको सेविंग का इंक्रीज बोला है, तो MPS आपको 20% का मतलब 20/100, और 20/100 को आप इसके 0 से 0 हटे, 2/10 का मतलब 0.2, तो MPS आपका 0.2 है। और मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपको पता है 1/MPS, MPS से भी निकल सकता है। वैसे तो MPS के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, सॉरी मल्टीप्लायर के फॉर्मूले बहुत सारे, k = 1/1 - MPC, या फिर k होता है डेल्टा y बाई डेल्टा आई, तो ये वाला फॉर्मूला भी होता है, ये भी होता है। और आपको 1 - MPC पता है 1/MPS होता है ना, 1 - MPC क्या होता है, MPS होता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना है आपको, है ना। तो अब यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लगाया तो MPS हमने निकाला 0.2, पॉइंट हटेगा तो एक के बाद है तो 10 ऊपर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर 10 ही आएगा, 10/2 5 आंसर है मल्टीप्लायर का। किस किस बच्चे का आंसर 5 है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो बी ऑप्शन 5 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इरफान एक स्टूडेंट है जो बोरो करता है 80,000 फाइनेंस इस कॉलेज फ़ी, अपनी कॉलेज फीस को पे करने के लिए उसने बोरो किया 80,000, वो रिपे करेगा लोन 6 मंथ आफ्टर हिज ग्रेजुएशन, मेकिंग पेमेंट ओवर अ स्पैन ऑफ 10 ईयर का उसने पेमेंट बनाने का प्लान किया है। तो उसका कौन सा फंक्शन ऑफ मनी पता चलता है, तो देखो यानी वो फ्यूचर में पे करेगा ना 80,000 को इंस्टॉलमेंट के थ्रू, तो फ्यूचर में जब भी कोई चीज़ होती है तो फ्यूचर में पेमेंट जो होती है वो मनी का कौन सा फंक्शन होता है, वो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट होता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट ये वाला फंक्शन है, क्योंकि ये फ्यूचर से रिलेटेड है, जब भी फ्यूचर पेमेंट होती है कोई भी तो उसको स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट कहेंगे। सी ऑप्शन इसका आंसर है 7 का।
ये तो सबको पता होगा, आई होप सबने सही किया होगा। 8th क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट 1 और 2 चेक करना है कि कैसे करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड अमेलगमेशन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट। मैनेज फ्लोटिंग, जिसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं ना, तो इसमें हम दोनों के फीचर्स होते हैं, फिक्स्ड और फ्लैक्सीबल, दोनों का अमेलगमेशन होता है, बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के ही तो फीचर होते हैं इसके अंदर। एंड मैनेज फ्लोटिंग को हम हाइब्रिड सिस्टम भी कहते हैं। यस, मिक्सचर है ना ये दोनों का, फिक्स्ड का और फ्लैक्सीबल का, इसलिए तो हाइब्रिड कहेंगे। तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है एंड सेकंड भी करेक्ट है, तो दोनों ही करेक्ट है। तो 8th का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। सी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन, फ्रॉम द आइटम गिवन इन कॉलम 1 कॉलम 2, इसमें भी करेक्ट पेयर चूज करना है। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ओल्ड एज पेंशन, नो, ओल्ड एज पेंशन तो आपकी कंपनसेशन होता है, तो ये तो गलत है ना। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट, जो एंटरप्रेन्योरशिप का इनकम है वो प्रॉफिट फॉर्म में मिलता है, यस ये बिल्कुल ठीक है। एंटरप्रेन्योर को जो इनकम हुआ है वो प्रॉफिट ही तो है उसका, तो बी वाला आपका करेक्ट है। बी को सेकंड से मैच, यानी ये करेक्ट मैचिंग है ऑलरेडी, तो यानी कि बी का सेकंड से, बी ऑप्शन इसका आंसर है। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट होता है, तो बी वाला करेक्ट पेयर है, बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, तो ये न्यूमेरिकल्स भी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, तो आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा। 10th क्वेश्चन देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको बतानी है। इनकरेक्ट वाली पूछिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको करंट अकाउंट में ये पता होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, कि जितने भी आपके देखिए जितने भी रिसिप्ट होते हैं ना वो क्रेडिट होते हैं, जो भी चीज़ें रिसिप्ट होंगी वो क्रेडिट होगी करंट अकाउंट में, और जो पेमेंट होगी वो डेबिट होगी। ये रूल आपको याद रखना होता है। तो अगर हम देखें कि एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड जब करते हैं तो वो तो हमें वहाँ से रिसिप्ट होती है ना, तो एक्सपोर्ट मतलब रिसिप्ट है, तो वो तो क्रेडिट होगी। ये तो ठीक लिखा है इन्होंने, क्रेडिट हो रहा है, यस एक्सपोर्ट क्योंकि रिसिप्ट है इसलिए क्रेडिट हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। इम्पोर्ट, इम्पोर्ट मतलब पेमेंट करते हैं हम, तो पेमेंट जो होती है वो डेबिट होती है, ये भी ठीक है ना। अब उसके बाद थर्ड देखो, ऑल ट्रांसफर पेमेंट रिकॉर्डेड एज डेबिट साइड, तो ये ट्रांसफर पेमेंट, पेमेंट है ना, तो पेमेंट क्या होती है, डेबिट साइड होती है, तो थर्ड वाला सी वाला भी करेक्ट है। लास्ट वाला देखो, ट्रांसफर रिसिप्ट रिकॉर्डेड एज डेबिट आइटम, देखो रिसिप्ट, रिसिप्ट मैंने क्या कहा, क्रेडिट साइड में होती है करंट अकाउंट में, तो इट मीन्स ये वाला गलत बोल रहा है, डेबिट, ये रिसिप्ट को डेबिट बोल रहा है, तो डी ऑप्शन वाला इनकरेक्ट है, और आपको इनकरेक्ट वाला ही चूज करना था। तो डी वाला वैसे तो इनकरेक्ट है, बट आपको इनकरेक्ट वाला ही टिक करना था, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आई होप सबको ये रूल पता होगा। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें ये न्यूमेरिकल भी है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर किया जाएगा, तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अभी हम माइक्रो का इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, तो जितने भी न्यूमेरिकल्स है और कुछ क्वेश्चन जो आप समझने वाले हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे पूछा है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच इकोनॉमिक ग्रुप, कौन सा ग्रुप का मेंबर नहीं है, नॉट है, ब्रिक्स का, G20 का, सार्क का कि G7 का। तो यहाँ पे G7 का वो मेंबर नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, किसका मेंबर नहीं है, नॉट ए मेंबर पूछा था, तो नॉट ए मेंबर किसका मेंबर नहीं है, G7 का, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, ये इसका मेंबर इंडिया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजर्शन रीजन, तो ह्यूमन कैपिटल जो फॉर्मेशन है वो इंक्रीज करता है पार्टिसिपेशन ऑफ पॉपुलेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल ठीक है एजर्शन। एंड रीज़न देखिए, रीज़न है जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है वो रेफर करता है परसेंटेज ऑफ पीपल इंगेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ ए कंट्री, यस ये भी बिल्कुल ठीक है, रीज़न भी ठीक है। और ये एक्चुअल में ये रेफर कर रहा है इस चीज़ को कि कितना प्रोडक्शन में इंगेज है लोग, उसके कारण ही तो जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो बढ़ रहा है, क्योंकि ये बढ़ रहा है पॉपुलेशन पार्टिसिपेशन रेट, है ना। तो जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन रेट होगा, जितने ज़्यादा लोग इंगेज्ड होंगे
एक्टिविटीज़ में, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में उतना ज़्यादा हमारा जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो ज़्यादा होगा। तो एक्चुअल में ये से एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो एजर्शन रीजन करेक्ट भी और एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। ऑप्शन ए इसका आंसर है 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी करेक्ट पेयर पूछा गया था। तो करेक्ट पेयर, तो यहाँ पे करेक्ट पेयर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर का, तो इन्होंने रूल ऑफ लॉ लगा रखा है, ये वाला तो इनकरेक्ट है। और इसके अलावा डेमोग्राफिक इंडिकेटर कॉन्स्टिट्यूशनल वाला, ये भी इनकरेक्ट है। एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, यस इकोनॉमिक स्पेशल है तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी की जनरेट हो रही है ना, तो यस स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी से, और एडिशनल क्योंकि स्पेशल है, तो यस सी वाला आपका आंसर करेक्ट है। सी को थर्ड से मैच किया है, ये करेक्ट पेयर है ना, सी का थर्ड से मैचिंग करना है, ऑप्शन सी ही आंसर है 20 का। किस किस बच्चे ने टिक किया है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिक्चर बनी हुई है एक, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है ट्रेड प्रैक्टिस दैट हैज सक्सेसफुली रिप्लेस फॉरेन गुड्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब वो और ट्रेड प्रैक्टिस जिसने रिप्लेस किया फॉरेन गुड को डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। तो रिप्लेस का मतलब क्या होता है, सब्सटीट्यूशन से होता है ना, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी कि हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, तो यानी कि हम इंपोर्ट को क्या कर रहे हैं, फॉरेन गुड से पहले हम सामान मंगाते थे, तो हम उसको अब क्या कर रहे हैं, उस वो जो इंपोर्ट करते थे हम, अब हम उसकी जगह अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को रिप्लेस कर रहे हैं। तो रिप्लेस का मतलब तो सब्सटीट्यूशन से है, और किसको सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, इंपोर्ट को। तो इसका आंसर करेक्ट जो होगा क्वेश्चन 21 का, ऑप्शन डी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करेक्ट आंसर है। तो किस किस बच्चे ने इसका आंसर डी ऑप्शन किया है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एजर्शन रीजन है प्रायर टू इकोनॉमिक रिफॉर्म पब्लिक इन्वेस्टमेंट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बाय चाइना रिजल्टेड इन बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, मतलब जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट की गई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइना ने, जिससे उनका ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडिकेटर वो अच्छा हुआ। यस चाइना ने क्या किया, पब्लिक इन्वेस्टमेंट की थी ना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिससे उनका HDI बढ़ा, तो बिल्कुल ठीक है एजर्शन। एंड रीज़न है चाइना अहेड है इंडिया और पाकिस्तान से HDI में, यस चाइना आगे है ना, चाइना का रैंकिंग ज़्यादा है इंडिया और पाकिस्तान से, ये भी करेक्ट है। तो जस्ट एजर्शन रीज़न करेक्ट है, बट इससे कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, तो एजर्शन रीज़न जस्ट करेक्ट है आपके। तो जब जस्ट करेक्ट हो, एजर्शन रीज़न ट्रू है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। किस किस बच्चे ने क्वेश्चन 22 का आंसर बी ऑप्शन किया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इट इज शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट अकरिंग एज पीपल ट्रांजिट बिटवीन जॉब्स, मतलब जब लोग जॉब्स के लिए ट्रांजिट करते हैं, ट्रांजिट का मतलब जब वो एक जॉब से दूसरी जॉब की सर्च करते हैं, तो उस टाइम पे वो क्या रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं। जब एक जॉब से दूसरी जॉब में बदलते हैं तो थोड़ी दिन के लिए क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना। तो जब भी जॉब ट्रांसमिट के थ्रू या थोड़े दिन के इंटरवल के बाद जो जॉब में ढूंढने का सर्चिंग पीरियड होता है, उस टाइम पे जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, कौन से अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल की, ओपन की, फ्रिक्शनल। तो ये आपका जब भी जॉब के बीच में जो गैप हो जाता है जॉब ढूंढने के टाइम पे, तो उसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका आंसर क्वेश्चन 23 का डी ऑप्शन हो जाएगा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये सबको ही पता होगा, जॉब के बीच में जो सर्चिंग होती है उस टाइम पे जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो फ्रिक्शनल होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इनमें पेयर है, करेक्ट पेयर ही छांटना था आपको। तो सब्सिडी मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गुड जो इंपोर्ट होगा इसको थोड़ा ना कहते हैं, है ना। लैंड सीलिंग एलिमेंट ऑफ IPR 1956, नहीं ये भी इनकरेक्ट है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लैंड टू द टिलर, यस ये ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लैंड टू द टिलर बिल्कुल करेक्ट है। तो थर्ड वाला आपका करेक्ट आंसर है कि थर्ड को सी से मैच करना है, तो ऑप्शन सी जो है 24 का करेक्ट आंसर है। किस किस बच्चे ने पिक किया है, थर्ड को सी से मैच करना है, यानी कि सी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट देखो स्टेटमेंट 1 एंड 2। स्टेटमेंट 1 कहती है हायर्ड वर्कर में बी रेगुलर सैलरीड वर्कर और कैजुअल वर्कर। जो हायर्ड वर्कर है वो रेगुलर भी हो सकते हैं और कैजुअल भी हो सकते हैं। यस रेगुलर मतलब परमानेंट और कैजुअल मतलब टेम्पररी। यस हायर्ड दोनों टाइप के हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। रेगुलर सैलरीड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया इन इंडिया।
क्या रूरल एरिया में इरेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट मिलता है? नहीं, वहाँ तो कैजुअल मिलता है, क्योंकि रूरल एरिया मतलब एग्रीकल्चर में है ना, एग्रीकल्चर में तो थोड़े दिन के लिए रखा जाता है ना लोगों को, थोड़े टाइम के लिए, तो यानी वहाँ रेगुलर नहीं होता, वहाँ कैजुअल होता है। तो यहाँ पे सेकंड का जो था वो कैजुअल होना चाहिए था। रूरल में कौन से वाले रखे जाते हैं रूरल में? रूरल मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो वहाँ कैजुअल जो वर्कर्स होते हैं या सैलरीड एम्प्लॉयमेंट होता है वो होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए इसका देखो आंसर है। फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, फर्स्ट ट्रू है एंड सेकंड फॉल्स। ऑप्शन ए किस किस बच्चे ने टिक किया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन 26। डैश सेक्टर वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड इन चाइना। जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड इन चाइना था उसमें प्राइमरी फोकस कौन से सेक्टर पे था? टैक्स, फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल की एजुकेशनल? तो वहाँ पे प्राइमरी जो फोकस था वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे था। तो इसका आंसर 26 का बी ऑप्शन इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा। किस किस बच्चे ने टिक किया है कमेंट ज़रूर करना। उसके बाद यहाँ पे ये पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना है एंड सेलेक्ट करना है जो फिनोमिना हो रहा है जिसमें डिमांड फॉर रिसोर्सेज सरपासेस देयर सप्लाई। तो यहाँ पे देखो डिमांड इतनी ज़्यादा है कि सप्लाई सरपासेस हो रही है। तो यहाँ पे किस चीज़ को ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है, कौन सा क्राइसिस आ रहा है? तो देखो ये धुआं वुआ सब निकल रहा है ना, तो ये स्मोक वगैरह, तो ये हमारे इन्वायरमेंटल को क्राइसिस दे रहा है। तो यानी कि यहाँ पे आपका कौन सा वाला क्राइसिस है? इन्वायरमेंटल क्राइसिस। तो किस किस बच्चे ने इस पे बी ऑप्शन इन्वायरमेंटल क्राइसिस टिक किया है कमेंट ज़रूर करना। क्वेश्चन 27 का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। एंड बचे हुए क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, खासकर न्यूमेरिकल पोर्शन जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का उसको। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। 1000 लाइक जल्दी कर देना, आपको सारे न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये क्वेश्चन पेपर है पूरा नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल है, इसलिए आप इसे देख सकते हैं। पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक चैनल पे इसे ले सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट बनेगा तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो अदर कोर्स है उसका लिंक भी आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो आई होप सब चेक कर लेंगे एंड वीडियो को शेयर कर देना एंड लाइक कर देना।